अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट RN थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के KMU के पास्ट MCQs का पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 में काफ़ी MCQs को डिस्कस कर लिए थे, जिसमें मैंने आप लोगों को पेपर के स्टार्ट में ही बताया था कि ये जो MCQs है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस MCQs में बेसिक पॉइंट जो है डिस्कस किए गए हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये MCQs देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आप लोगों का तकरीबन पेपर जो है वो कवर हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने इसको आपने लाजमी देखना है। तो पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 में जो है 35 MCQs को डिस्कस कर लिए थे। तो आज के लेक्चर में हम MCQs नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे और इन MCQs को जो है मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। MCQs 36 में कहते हैं कि डैश इज रेफर टू मोटिवेशन दैट कम फ्रॉम आउटसाइड एन इंडिविजुअल। द मोटिवेटिंग फैक्टर्स आर एक्सटर्नल और आउटसाइड रिवार्ड सच एज मनी और प्रेज इज कॉल्ड व्हाट। कहते हैं कि हमारे साथ वो कौन सा प्रोसेस होता है या वो क्या होता है जिसमें जो मोटिवेशन किसी के अंदर आती है या जो मोटिवेट होता है बंदा, ठीक है, तो वो उसके इर्द गिर्द का जो सराउंडिंग माहौल होता है, ठीक है, जो आउटसाइड होता है, तो उस इर्द गिर्द सराउंडिंग माहौल में कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो मोटिवेट होता है और वो उस काम के लिए जो है वो फिर क्या करता है, सरगर्म रहता है। क्यों? क्योंकि वो मोटिवेट हो चुका होता है एक्सटर्नली, बाहर से, ठीक है। और वो मोटिवेशन जो है उनको रिवार्ड के फॉर्म में भी मिल सकती है, जैसे कि उनको बोनस का मिल जाना, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बोनस का मिल जाना या उसका तारीफ हो जाना पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। प्रेज से मुराद तारीफ हो जाना। तो इस तरह की मोटिवेशन को हम क्या कहते हैं? इस तरह की जो प्रोसेस होता है इसको फिर हम एक्सटर्नल रिवार्ड कहते हैं या एक्सट्रिंसिक रिवार्ड कहते हैं, ठीक है। एक्सट्रिंसिक रिवार्ड से मुराद ये है कि आउटसाइड माहौल में कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिसकी वजह से आप में मोटिवेशन आ जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक रिवार्ड कहते हैं। और इंट्रिंसिक रिवार्ड इसके अपोजिट होता है, ठीक है। 37 में कहते हैं कि लेजिटिमेट पावर इज बेस्ड ऑन द सबऑर्डिनेट परसेप्शन दैट द लीडर हैज़ अ राइट टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस बिकॉज ऑफ द लीडर। कहते हैं कि लेजिटिमेट पावर जो है ये हमारे साथ एक ऐसी पावर होती है जिसके बेस पर हर एक बंदा, सबऑर्डिनेट परसेप्शन से मुराद ये है कि उस बंदे के अंडर जितने भी लोग होते हैं तो उनका ये परसेप्शन होता है, ये ख्याल होता है कि हमारे लीडर के पास ये राइट है कि वो हमें जो भी कहे तो उसकी हम क्या करेंगे, उसकी हम पासदारी करेंगे, उसके हम क्या करेंगे, पाबंद रहेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द लीडर हैज व्हाट, लीडर के पास क्या होता है, लीडर के पास रोल एंड पोजीशन होती है जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उसको मिली हुई होती है, ठीक है। तो इस वजह से हर एक बंदा जो कि उसके अंडर होता है तो वो उसकी बात के पाबंद होते हैं, ठीक है, उसके ऑर्डर के पाबंद होते हैं। लेजिटिमेट पावर का मैंने आपको बताया था ना, वो पावर जो कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको एक पोजीशन, एक स्टेटस मिलने के बाद मिलती है, तो इस पावर को हम लेजिटिमेट पावर कहते हैं। MCQs 38 में कहते हैं कि विच ऑफ द मैनेजमेंट टास्क इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अ सुपरवाइजरी मैनेजर। कहते हैं कि सुपरवाइजरी मैनेजर के लिए सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट टास्क होता है तो वो कौन सा होता है? प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है या स्टाफिंग होती है, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है तो वो है ऑप्शन सी, विच इज़ कंट्रोलिंग, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसमें आपके पास क्या आएगा? करेक्ट आएगा। 39 में कहते हैं कि बिहेवियरल थीरीज ऑफ लीडरशिप फोकस ऑन, लीडरशिप के हवाले से जो बिहेवियरल थीरीज पेश की गई थी तो इन थीरीज में किस बात पर जो है ज़्यादा फोकस किया गया था, ज़्यादा जोर दिया गया था? तो ऑप्शन ए दिया गया है हु इफेक्टिव लीडर, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स इफेक्टिव लीडर हैड,
हाउ टू आइडेंटिफाई इफेक्टिव लीडर या व्हाट इफेक्टिव लीडर डिड, ठीक है। तो बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप में जो सबसे ज़्यादा जिस बात पर फोकस दिया गया था, जिस बात को इम्पोर्टेंस दी गई थी, तो वो क्या है, वो है व्हाट इफेक्टिव लीडर डिड। मतलब यह है कि जो इफेक्टिव लीडर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं या उन्होंने क्या किया है, ठीक है। तो इसको देखा जाता है, उनके बिहेवियर को देखा जाता है, जो कि उनके एक्शन से मालूम होता है कि किस तरह से वो अपने अंडर काम करने वाले स्टाफ को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, उनसे काम लेते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें आपके पास सही आएगा। MCQs 40 में कहते हैं कि विच लीडरशिप स्टाइल टेंड टू सेंट्रलाइज अथॉरिटी एंड मेक यूनिलैटरल डिसीजन। तो ऑलरेडी आप सबको मैंने बताया था कि हमारे साथ वो लीडरशिप स्टाइल जिसमें एक ही बंदा जो है सारे ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से फैसले करता है, ठीक है, और किसी के साथ किसी किस्म का मशवरा नहीं करते, तो इसको क्या कहते हैं, इसको ऑटोक्रेटिक स्टाइल कहते हैं, ठीक है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल कहते हैं, जिसमें आप खुद ब खुद जो है तमाम फैसले करते हैं बगैर किसी के साथ मशवरा किए। ऑप्शन बी इसमें आपके पास सही आएगा। 41 में कहते हैं कि द डैश स्टाइल ऑफ लीडरशिप डिस्क्राइब अ लीडर हु टेंड टू इन्वॉल्व एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग, delegate authority, encourage participation in decision work methods and goals, and use feedback as an opportunity for coaching employees is called। कहते हैं कि लीडरशिप की वो स्टाइल जिसमें लीडर जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ मीटिंग करते हुए उनके साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी गोल्स ऑब्जेक्टिव होते हैं तो उसके हवाले से उनसे मशवरा लेते हैं, ठीक है, उनको इनकरेज करते हैं कि वो अपने राय का इजहार करें। तो ये किस तरह की लीडरशिप स्टाइल में ये सब कुछ होता है, तो ये हमारे साथ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में होता है, ठीक है। ऑप्शन सी आपके पास इसमें करेक्ट आएगा, डेमोक्रेटिक, जिसमें हर एक बंदे की राय का ख्याल रखा जाता है, उनसे राय ली जाती है और मशवरे के बेस पर डिसीजन की जाती है। 42 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेप इन द निगोशिएशन प्रोसेस। कहते हैं मंदरजा झेल में से कौन सा जो है हमारे साथ निगोशिएशन प्रोसेस के स्टेप्स में नहीं आता। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास ऑप्शन बी आएगा, विच इज़ इवैल्यूएशन एंड फीडबैक जो है ये हमारे साथ निगोशिएशन प्रोसेस के स्टेप्स में नहीं आता। MCQs 43 बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप फोकस ऑन, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ऑप्शन डी इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है। 44 में कहते हैं कि विच लीडरशिप स्टाइल टेंड टू सेंट्रलाइज अथॉरिटी एंड मेक यूनिलैटरल, ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं, बी हमारे साथ करेक्ट आता है। फिर ये भी ऑलरेडी 45 भी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारे साथ सी है, ठीक है। फिर इसी तरह से 46 में कहते हैं कि अच्छा जी ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसमें बी आता है। 47 में कहते हैं कि अ लीडर हु अलो हिज एम्प्लॉय कंप्लीट फ्रीडम टू मेक डिसीजन एंड कंप्लीट वर्क इन वट एवर वे दे थिंक इज़ बेस्ट इज़ यूजिंग विच लीडरशिप स्टाइल। कहते हैं कि लीडरशिप का वो स्टाइल जिसमें लीडर जो है मुकम्मल आज़ादी अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं, मुकम्मल जो है इख्तियारात अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं कि वो जिस तरह का फैसला करे वो कर सकते हैं, जिस तरह के काम वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उन पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिव, लेजी फेयर, ऑटोक्रेटिव, डेमोक्रेटिव कंसल्टेटिव, तो इसको लेजी फेयर लीडरशिप स्टाइल कहते हैं। ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आता है, ठीक है। 48 में कहते हैं कि विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, मंदरजा झेल में से कौन सा जो है हमारे साथ कम्युनिकेशन चैनल के टाइप्स में नहीं आता। कम्युनिकेशन चैनल से मुराद वो है, ठीक है, कि जिसके थ्रू हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे कि मेरी बात आप लोगों को पहुंच रही है किस चीज़ के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, तो ये यूट्यूब हमारा एक कम्युनिकेशन चैनल हो गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं कम्युनिकेशन चैनल। तो कहते हैं मंदरजा झेल में से कौन सा हमारे साथ कम्युनिकेशन चैनल के टाइप्स में नहीं आता। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 48 में हमारे साथ क्या आएगा, थिंकिंग एंड एक्टिंग जो है ये हमारे साथ कम्युनिकेशन चैनल के टाइप्स में नहीं आता। बाकी स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, विजुअलाइजिंग, ऑब्जर्विंग ये हमारे साथ कम्युनिकेशन चैनल्स के टाइप्स में आता है। 49 में कहते हैं कि
TQM एंड ISO बोथ फोकस ऑन, जो TQM और ISO होती हैं तो ये दोनों किस चीज़ पर फोकस करते हैं, कस्टमर, एम्प्लॉय, सप्लाई या ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमारे साथ कस्टमर पर जो है ये फोकस करते हैं। 50 में कहते हैं कि कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप आर बेस्ड ऑन द बिलीव दैट, लीडरशिप की हमारे साथ जो कंटिजेंसी थ्योरी थी तो वो किस बात पर जो है बिलीव करती थी, किस चीज़ पर जो है वो बिलीव करती थी, कंटिजेंसी थ्योरी में क्या बात जो है वो करते थे। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 50 में हमारे साथ क्या आएगा, देयर इज़ नो सिंगल स्टाइल ऑफ लीडरशिप अप्रोप्रिएट टू आवर सिचुएशन। तो ऑप्शन सी हमारे साथ करेक्ट आएगा। मतलब यह है कि कोई भी ऐसा स्टाइल नहीं है जिसको आप हर तरह के सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। मतलब यह है कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के सिचुएशन को फेस कर सकते हैं, तो उन सिचुएशन को आप एक ही तरीके से हैंडल नहीं कर सकते, बल्कि हर बार जो है आपको अपना तरीक़ाकार जो है वो बदलना होगा, तभी आप सिचुएशंस को जो है बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। 51 में कहते हैं फर्स्ट स्टेप इन प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ टू, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अमल के दौरान हमारे साथ पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, तो पहला स्टेप हमारे साथ यही होता है कि हमने प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है, मतलब प्रॉब्लम को हमने समझना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें आपके पास क्या आएगा, सही आएगा। 52 में कहते हैं द फर्स्ट थिंग टू डू व्हेन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट विद समवन इज़ टू, कहते हैं कि अगर आपका किसी के साथ किसी बात पर जो है तनाज़ा जो है वो पैदा हो चुका है या बन चुका है, ठीक है, तो इस तनाज़े को ख़त्म करने के लिए जो पहला काम आपको करना होगा तो वो क्या करना होगा, assertively but diplomatically state your perspective, brainstorm possibly solution to the problem, slip some sense into them या listen to their perspective। तो पहला काम जो आपको करना होगा वो उस बंदे का जो ख्याल है, जो इजहार राय वो करना चाह रहा है, तो उसको आपने सुनना होगा, आपने उसको खामोशी से सुनना होगा कि ये बंदा क्या कह रहा है। उसको सुनने के बाद फिर आप उनको कहेंगे कि मेरा जो इजहार राय है या जो मेरा ख्याल है वो ये है। ठीक है, तो इसके बाद जो है आप कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। 53 में कहते हैं कि मैनेजर विद डैश स्टिमुलेशन promote critical thinking and problem solving to make the organization better। manager with dash stimulation, अच्छा जी, manager with idealized influence, intellectual stimulation, individual concentration या inspirational motivation। so वो मैनेजर जो कि इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेशन हो उसमें, ठीक है, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन हो उसमें, ठीक है, इंटेलेक्चुअली वो क्या हो, एक्टिव हो, ठीक है, इंटेलेक्चुअली वो क्या हो, एक्टिव हो। तो इंटेलेक्चुअली एक्टिव होने की वजह से वो क्रिटिकल थिंकिंग की, उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट आती है और उसके ज़रिए वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बना सकते हैं। ऑप्शन बी इसमें सही आएगा। 54 में कहते हैं legitimate power is based on the subordinate perception that the leader has a right to work out influence because of the leader who have what, the leader have a role or position within the organization, क्योंकि लीडर का जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक रोल है, उसकी एक स्टेटस है, तो उस स्टेटस की वजह से उसकी बात को इम्पोर्टेंस दी जाती है। 55 में कहते हैं वन नर्स cares for one group of patient with a 24-hour accountability for planning their care। This is the example of DASH model। कहते हैं कि एक नर्स है जो कि एक ख़ास ग्रुप के पेशेंट की 24 आवर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है उनके लिए प्लानिंग करते हुए उनको केयर देते हैं। तो ये किस मॉडल की एग्जांपल है, केस मेथड की, प्राइमरी नर्सिंग केयर, टीम नर्सिंग केयर या फंक्शनल नर्सिंग केयर। तो करेक्ट ऑप्शन 55 में आपके पास क्या आएगी, प्राइमरी नर्सिंग केयर, ऑप्शन बी। 56 में कहते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ ISO 9000 फैमिली ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट इज़, ISO 9000 जो है इसका जो ऑब्जेक्टिव है फैमिली ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट इज़, तो वो क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, स्किल एनहांसमेंट या इन्वायरमेंटल इशू। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास क्या आएगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, कि इन्होंने अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है किसी भी हाल में।
57 में कहते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस ऑन TQM स्टैंड फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये आप लोगों ने अपने साथ याद रखना है। ये किस पर फोकस करते हैं, एम्प्लॉय पर या कस्टमर पर। तो करेक्ट ऑप्शन 57 में आपके पास क्या आएगा, सी आएगा। मतलब बोथ एम्प्लॉय जो है वो भी क्या होंगे, उनको भी सेटिस्फाई करेंगे और जो कस्टमर है उनको भी इन्होंने क्या करना होगा, सेटिस्फाई करना होगा। लेकिन इसमें हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है ज़्यादातर बी आता है, कस्टमर। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस इज ऑन कस्टमर। कस्टमर और एम्प्लॉय दोनों पर जो है इनका क्या होता है, फोकस होता है। तो ऑप्शन सी इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है, बोथ। ठीक है। 58 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। मंजूर में से कौन जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स के लिए। ठीक है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल या फ्रंट लाइन मैनेजमेंट। फ्रंट लाइन से मुराद लोअर लेवल मैनेजमेंट है। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन 58 में आपके पास क्या आएगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट आएगी। 59 में कहते हैं सिस्टम थ्योरी होल्ड्स दैट। जो सिस्टम थ्योरी है वो क्या कहती है हमें, सिस्टम थ्योरी जो है वो हमें ये कहती है कि द होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ द पार्ट। कि अगर हम सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं उसको इकट्ठा करें तो इससे हमारे पास जो होल है, जो मुकम्मल सिस्टम है वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। मतलब यह है कि अगर रिएक्टेंट को हम इकट्ठा करें तो इससे हमारे साथ जो प्रोडक्ट आना है तो वो प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। 60 में कहते हैं इन हिस्ट्री nurses were not able to involve any decision making and leadership role due to lack of dash and they thought as lower nation। lack of what, lack of knowledge, lack of language skill, lack of cooperativeness या none of the above। तो lack of knowledge की वजह से इनको जो है कंसीडर नहीं किया जाता था कि ये खुद से कोई डिसीजन ले, कोई काम करे। ठीक है। MCQ 61 में कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ हायरिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉय सो दैट दे बिकम मोर वैल्यूएबल टू द ऑर्गेनाइजेशन इस कार। कहते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें हम एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं और उनकी डेवलपमेंट करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और फ़ायदेमंद हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। 62 में कहते हैं कि डैश आइडेंटिफाइज एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल टास्क दैट आर असाइंड टू अ स्पेसिफिक जॉब पोजीशन। कहते हैं कि हमारे साथ जो वेन्यू होती है, ठीक है, तो उसका वो कौन सा पार्ट है जिसमें हमें जॉब की जो स्पेसिफिक पोजीशन है उसमें एसेंशियल नॉन एसेंशियल टास्क के हवाले से हमें बताया गया होता है। तो वो कौन सी चीज़ है जो कि हमें बताती हैं, तो वो हमें जॉब डिस्क्रिप्शन से जो है ये पता चलती है। ठीक है। अच्छा जी। तो 63 में कहते हैं द रेटर राइट्स अ नरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑन एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, वीकनेस, पास परफॉर्मेंस, पोटेंशियल एंड सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट इस कार्ड। तो ये हम किस चीज़ में लिखते हैं, द राइटर राइट अ नरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑन एम्प्लॉय के स्ट्रेंथ, वीकनेस, पास परफॉर्मेंस, पोटेंशियल एंड सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट के हवाले से जिसमें लिखा जाता है, तो वो क्या है, इसे अप्रेजल, ट्रांसफ़र एंड डिमोशन, क्रिटिकल इंसिडेंट अप्रेजल या ऑल ऑफ द अबव। तो इसे अप्रेजल है। ठीक है। ऑप्शन ए। 64 में कहते हैं एन इंटरनल और एक्सटर्नल इंडिविजुअल और टीम रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग, स्पॉन्सरिंग, डायरेक्टिंग, मैनेजिंग और इम्प्लीमेंटिंग अ स्पेसिफिक चेंज इनिशिएटिव, प्रोजेक्ट और कंप्लीट चेंज प्रोग्राम इस कार्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, टीम कहते हैं, चेंज एजेंट कहते हैं या मैनेजमेंट कहते हैं। एन इंटरनल एक्सटर्नल इंडिविजुअल और टीम रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मैनेज, स्पॉन्सरिंग, डायरेक्टिंग, मैनेजिंग, इम्प्लीमेंट, इसको हम चेंज एजेंट कहते हैं। ऑप्शन सी। 65 में कहते हैं एनी कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट दैट वर्क टुगेदर टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव।
कंपोनेंट की एक कलेक्शन जिसके मिलाप से हमारे साथ हम अपने जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको फुलफ़िल करते हैं, अचीव करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। अ सेट ऑफ कंपोनेंट एंड प्रोसीजर ऑर्गेनाइज विद इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरेटिंग इंफॉर्मेशन विच विल इम्प्रूव हेल्थ केयर मैनेजमेंट डिसीजन एट ऑल लेवल ऑफ हेल्थ सिस्टम इज कॉल्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको हम हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। डैश प्रोसेस टू evaluate and recognize an institution for meeting peer developed standard established for promoting quality education is called, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम accreditation कहते हैं। ठीक है, accreditation कहते हैं, मतलब वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हम किसी भी इंस्टीट्यूशन की इवाल्वेशन करते हैं और उसको देखते हैं कि हाँ ये हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है वो पूरा उतरता है और ये हमारे स्टैंडर्ड्स को पूरा करती हैं। तो ये हमारे साथ जो प्रोसेस होता है इसको हम एक्रीडिटेशन कहते हैं। ठीक है, 68 में कहते हैं एस्टेब्लिश द ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसेसेस नेसेसरी टू डेवलप रिजल्ट इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपेक्टेड आउटकम। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसेस नेसेसरी टू डिलीवर रिजल्ट इन अकॉर्डेंस, इसको हम इवाल्वेशन कहते हैं, इवाल्वेट करना। ठीक है, अच्छा जी, 69 में कहते हैं ट्रेड थ्योरी हेल्प एक्सप्लेन वाई। ट्रेड थ्योरी हमें क्या एक्सप्लेन करती हैं? ट्रेड थ्योरी जो है हमें एक्सप्लेन करती हैं कि सम पीपल आर लीडर या सम पीपल आर नॉट लीडर, सक्सेसफुल लीडर्स आर इफेक्टिव या लीडर्स इन्वॉल्व एक्स्ट्रा वर्जन। ऑप्शन डी हमारे साथ आता है। द प्रोमिस ऑफ बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप हेल्ड दैट दिस वुड बी पॉसिबल एज picking a leader out of being able to train a person to be a leader। अच्छा जी, इसमें हमारे साथ भी आता है। ठीक है, तो ये था हमारे साथ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का पास पेपर का पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ चुके होंगे, आप इसको एंजॉय कर चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।